guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will do the completion of chapter 1 psychology, that is variations of psychological attributes. So without wasting our time, we will just start with the table of contents that we are going to do in this lecture. So we will proceed with the table of contents. See, first we will do the introduction, individual differences in human functioning. Okay, so first we will see the introduction. Individual differences in human functioning. What are the individual differences in human functioning? Assets of psychological attributes. What are the assets of psychological attributes? Theories of intelligence. First we will see the intelligence, what is the meaning of intelligence, definition, and the theories of intelligence. Then individual differences in intelligence. What are the individual differences in intelligence? Culture and intelligence, emotional intelligence, special abilities. What are the special abilities? And creativity. Okay, so without wasting our time, we will just start with introduction. Okay, so core concept, psychology is the study of human behavior and mental process. So psychology is what? Psychology is the study of human behavior and mental process. The psychology, this we have studied in class 11, that psychology is the study of human behavior and mental process. Okay, so the why factor, why do people act differently even in the same situation? See, it's not just a bad mood. इंडिविजुअल डिफरेंसेस सी, अब देखो होता क्या है, अब आप फॉर एग्जांपल अब सब एग्जैक्टली सेम होंगे, मैं आप जो भी लड़कियां हैं, मैं वो, और ज़्यादातर सारी लड़कियां एक हैं, ठीक है, ऐसा सोच लो। आपकी जो अच्छा जैसे मैं स्कूल में हूँ, तो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, स्कूल में सब गर्ल्स हैं, ठीक है। अब मैं और मेरी क्लासमेट्स एकदम सेम है, ठीक है। अब हाँ, ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक दूसरे के क्लोन्स हैं, कि मतलब मैं और मेरी क्लासमेट्स बहुत क्लासमेट्स, पूरी क्लासमेट्स सेम है, तो हम ऐसा नहीं लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोन्स हैं। दैट वुड बी लाइक टेरिफाइंग। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये मितिशा है, ये कौन है, या ये कौन है, अच्छा इसका नाम पता नहीं, मेरे को कोई और समझ लेगा, कोई और समझ, तो क्लोन्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो कितना गलत होगा। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल बोलूँ कि आपका रूम है, मान लो ये आपका रूम है, मतलब मेरा रूम है, और इसमें ना सिर्फ एक ही कलर है, दैट इज ब्लू। ब्लू 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 सारी जगह कलर है, कोई डिफरेंट कलर नहीं है, सब जगह ब्लू है। तो आप सोचो, अब सब जगह ब्लू 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 ही है, तो क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना, वो मुझे कलर अच्छा ही नहीं लगेगा। और अगर मैं उस कमरे में रह लूँ ना, तो वियर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव आनी चाहिए, तो वो है ही नहीं, ठीक है। फिर हमने कोर कॉन्सेप्ट देख लिया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। वाई, क्यों पीपल एक्ट करते हैं डिफरेंटली, ये उनके मूड पे डिपेंड नहीं करता। देखो, डिफरेंटली इसलिए एक्ट करते हैं लोग, क्योंकि लोग इसलिए डिफरेंटली एक्ट करते हैं बिकॉज उनकी थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव, उनका देखने का व्यू, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव, हर चीज़ अलग है। जैसे आप ट्विंस देख लो, तो ट्विंस जो होते हैं, अगर वो ट्विंस होते हैं तो उनकी चाहे शक्ल सेम हो या कुछ सेम हो, पर उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका बोलने का ढंग, उनका पर्सनालिटी, उनकी लाइक थिंकिंग प्रोसेस, उनका मतलब देखने का नज़रिया, उनका समझने का बहुत, मतलब एक पढ़ाई में अच्छी होगी, एक खेलने में अच्छी होगी, एक पियानो बजाने में अच्छी होगी, तो दूसरी क्रिकेट या बैडमिंटन में अच्छी होगी। तो अलग अलग, ठीक है, चाहे आप किसको ले लो, चाहे आप ट्विंस को ले लो, चाहे आप किसी को भी ले लो, सब अलग अलग है, सब एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, इसकी डेफिनेशन वैसे आगे लिखी है, पर एक बार मैं बता देती हूँ।
तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस among variations among people's characteristics and among people characteristics and behavioral pattern. ठीक है, तो इसकी डिफरेंस ये है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन टू अनदर, कि एक पर्सन से डिस्टिंग्विश, जैसे मैं दूसरे पर्सन से अलग हूँ, मैं आप लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, आप लोग मुझसे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो फनी फैक्ट क्या है, इफ़ एवरीवन वर एग्जैक्टली द सेम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, योर क्लासमेट्स वुड बी योर क्लोन्स, आपकी क्लासमेट आपकी क्लोन्स हो जाएंगे और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट वुड बी टेरिफाइंग, मतलब बहुत वियर्ड टाइप का होगा, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग में डेफिनेशन, तो मैंने आपको डेफिनेशन आगे बताई दी थी, क्या थी डेफिनेशन, क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने देख लिया। अब सिचुएशनिज्म क्या होता है, जैसे आप किसी सिचुएशन में हो, जैसे मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट में हो, मान लो आप एक रेस्टोरेंट पे हो, वहाँ पे एक पापा और उसका इतनी छोटी सी बेटी, तो ना उसको रोना आ रहा है, उसको मम्मी की याद आ रही, पर उसकी मम्मी उसके पास नहीं, मतलब उसकी मम्मी कहीं घर पे होगी या पापा उसको घुमाने आए होंगे, ठीक है। तो अब वो रो रही है, कंटिन्यूअसली रो रही है। अब ये हो सकता है कि जो आप हो और आपकी जो, मान लो मैं और मेरी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे थे, वो इंसिडेंट हुआ, अब सिचुएशन के हिसाब से हमने रिएक्ट किया। ये हो सकता है कि हम लोग साथ में गए, हम लोग दूसरे रास्ते से गए और हम सेम टाइम पे वहाँ पहुँचे और उस बच्ची को चुप कराया, मतलब अपना जो थिंकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा सा सिमिलर था, मतलब उस सिचुएशन में हमने सेम काम किया। पर ऐसा भी हो सकता था कि वो मेरी दोस्त वहाँ से उठकर भाग गई या मैं वहाँ से उठकर भाग गई और मेरी दोस्त या मैं उसको चुप करवाने चली, तो अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लो मैं उसको चुप करवाने गई, मेरी दोस्त भाग गई कि नहीं मैं भाग रही हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं सुनना, मेरे कान पक गए, मैं भाग गई, ठीक है। तो इसलिए ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मैंने हैंडल करने की कोशिश की, पर मेरे दोस्त ने जाने दिया, भाग गई मुझसे, ठीक है। तो ये था, अंडरस्टूड ना। सिचुएशनिज्म, ठीक है, सिचुएशनिज्म, तो सिचुएशनिज्म यही होती है कि आप किसी सिचुएशन को देखकर उस पर कैसा रिएक्ट करोगे, वो होती है सिचुएशनिज्म। देखो, बिहेवियर इज नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय द सिचुएशन। सो बिहेवियर इज नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, बिहेवियर मतलब कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय द सिचुएशन, आपके इस सिचुएशन से क्या सिचुएशन है उससे ट्रिगर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ट्राइड अप्रोच, आई एम शाय एवरीवेयर, ठीक है, इंटरनल। अब सिचुएशन आती है, आई एम शाय इन क्लास बट अ रॉक स्टार एट होम, एक्सटर्नल। भाई आप अब देखो, अब क्लास में एक, जैसे मैं थी क्लास में ना, मैं ऐसे चुपचाप, मान लो मेरा एग्जाम्पल ले लो, क्लास में मैं ऐसे यस मैम, हाँ ओके मैम, इसका ये डाउट, हाँ इसका ये, अच्छा ओके, और मैं मैम से अच्छे से बात करूँ, घर पे आके हैया 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 होए क्या मस्त पढ़ाई, ऐसे, मतलब मैं घर पे आके चिल्ला चोट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं स्कूल में शाय हूँ, स्कूल में मेरा वो क्या आ गया, शाय हो गया, और घर पे मैं रॉक स्टार बन गई, ओए हेलो बबी, ऐसे रॉक स्टार बन गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, स्कूल में आप अलग तरह से बिहेव करते हो, घर पे आप अलग तरह से बिहेव करते हो। जैसे कुछ लोग होंगे स्कूल में शाय बैठे रहते हैं, और कुछ लोग होंगे स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बोलते, ऐसे बैठे रहते हैं, और घर पे आके बैग पटका यहाँ, जूते पटके वहाँ,
ये पटका टीवी चलाया बैठकर मस्त देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो घर पे हम एकदम वैसे रहते हैं, पर स्कूल में हम शाय कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को शेप कर लिया हमने, ठीक है। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज टू मेजर, evaluate and describe the psychological attribute of an individual। आपको सिचुएशनिस्ट का मीनिंग बता दें क्या होता है, सब मीनिंग तो समझ गए होंगे ना, उसका डेफिनेशन एक बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो द सिचुएशन इज पर्सपेक्टिव व्यू, the situation is perspective view human behavior relatively more as result as of influence by the external world। मतलब external world से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। देखो किसी का सोचना ये होता है कि पर्सनल ट्रेड्स के थ्रू आप लोग वो होते हो, पर्सनल ट्रेड्स आपके मम्मी पापा से जो भी आपके ट्रेड्स आए, जीन्स है, वो उससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हो, अपने आप को शेप देते हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता आपको अपब्रिंग करने में, आपके जीन्स जो आपके पापा मम्मी से आए हैं वो आपको अच्छे करते हैं, वो आपको अपब्रिंग करते हैं। नहीं, ये एकदम बात गलत है। हाँ, ये थोड़ी सी सही है कि हाँ करते हैं, पर जीन्स भी होते हैं, पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी अपब्रिंगिंग को, सिचुएशंस के हिसाब से हमें अडॉप्ट करवाना, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसी इन्वायरमेंट को झेलना, उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना, उसी इन्वायरमेंट में रहना, तो हर चीज़ हम अडॉप्ट करते सीखते हैं, ठीक है। तो अब असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो देखो, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में डेफिनेशन एकदम सीधी है। अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, देखो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है यूज टू मेजर, evaluate and describe the साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं, दैट इज फॉर्मल असेसमेंट दो तरह के होते हैं, फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन आपको याद हो गई। डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज टू मेजर, evaluate एंड डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब हम फॉर्मल असेसमेंट देखें तो फॉर्मल असेसमेंट 3 पार्ट में डिवाइड किए, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो कंडक्टेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स, मतलब द प्रो वे, जो प्रो लोग होते हैं, जो प्रो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस फॉर्मल असेसमेंट को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो फॉर्मल असेसमेंट में 3 चीज़ें, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज, 3 चीज़ें आती है, कंडक्टेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स, द प्रो वे। और इनफॉर्मल असेसमेंट में सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स ओन पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब ऑब्जर्वर बायस भी हो सकता है, तो कोई कह नहीं सकते कि ये सही है कि नहीं, पर फॉर्मल असेसमेंट थोड़ा सही हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइज होता है, और ये कोई ट्रेंड पर्सन इसे कर रहा होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बायस और ये सब होगा, ठीक है। तो फॉर्मल असेसमेंट ज़्यादा अच्छा है ना कि इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल में सब्जेक्टिव होता है, लिखते हैं इसमें लिखते हैं, पर वो पर्सन जो होता है वो बायस हो सकता है, कभी कभी वो ऑब्जर्व करने में गलती कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेन प्रो लोगों से, ट्रेंड प्रोफेशनल से नहीं करवाया गया, ठीक है। ऑफन बायस, मैंने बोला था ऑफन बायस, योर फ्रेंड सेइंग यू आर स्मार्ट बिकॉज दे वांट यू, क्योंकि आप पे देखो, आपका फ्रेंड बोल रहा है, अब आपका फ्रेंड बोल रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो, क्यों? क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है, इसलिए वो आपको बोल रहा है बहुत स्मार्ट हो। अगर उसको आपकी ज़रूरत नहीं होती ना, तो आप वो नहीं बोलता कि आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। वो तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना फ़ायदा निकालने के लिए दूसरों की वो करते हैं,
ठीक है, तो लोगों का पर्सपेक्टिव समझना पड़ता है। अंडरस्टूड? मैं ये बात लिखी थी, मैं भूल गई। ऑफन बायस, देखो, योर फ्रेंड सेइंग यू आर स्मार्ट, क्यों क्यों बोल रहा है? क्यों भाई? उसको मेरे में इतनी क्या है? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको तुम्हारा लंच चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पकवान बना के भेजा, कुछ अच्छी चीज़ बना के लगी, जो अच्छी चीज़ बना के भेजी, जो तुम्हारी दोस्त को भी पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, इसलिए उसने बोल दिया यू आर स्मार्ट। अपना मतलब निकालने के लिए बोला ना। ऑफन बायस योर फ्रेंड सेइंग यू आर स्मार्ट बिकॉज दे वॉन्ट योर लंच। अब उसको सिर्फ आपका लंच चाहिए, मतलब उसको आपसे मतलब नहीं है, आपके लंच से मतलब है। Key insight for board exams: remember, formal assessment is objective, and formal assessment is objective and less prompt personal bias. थोड़ा कम जो ऑफ मतलब बायस नहीं होता ये, कम, मतलब इसमें इतनी गलतियां ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू हो रहा है ना, तो इसलिए नहीं होना। ठीक है, तो फॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर्मल असेसमेंट याद रखना कि 3 है: ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज। और ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स बाय द प्रो। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और ये ऑफन मैंने आपको इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में तो बता ही दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, अब डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, द बिग 5। जो 5 डोमेन्स है ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, क्या क्या है? पहला है इंटेलिजेंस, दूसरा है एप्टीट्यूड, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है पर्सनैलिटी एंड फिफ्थ है वैल्यूज। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या बोलता है? इंटेलिजेंस मीन्स आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी? तो द ग्लोबल कैपेसिटी टू देखो, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया? एक और बार फिर बोलता है, इंटेलिजेंस मतलब द ग्लोबल कैपेसिटी, देखो, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फोर्स्ड। ठीक है, व्हेन फोर्स्ड विद चैलेंजेस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या है? द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फोर्स्ड विद चैलेंज। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। एप्टीट्यूड मतलब कि आपका हिडन टैलेंट, आप डांसर बन सकते हो या आप म्यूजिशियन बन सकते हो, चाहे आप बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। एप्टीट्यूड मतलब कि आप पियानो, गिटार बजाने में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप म्यूज़िक ला 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 म्यूज़िक गाने में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप किसी में भी बहुत अच्छे हो सकते हो। तो वो अगर जैसे मान लो आप आर्चरी चलाने में बहुत अच्छे हो, मतलब आप आर्चरी चलाने में बहुत अच्छे हो, तो ये आपका हिडन टैलेंट था जो आपने ढूंढ निकाला। ठीक, तो एप्टीट्यूड मतलब यही होता है। एप्टीट्यूड रेफर्स टू द पर्सन्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। किसी को स्विमिंग अच्छी लगती होगी तो उसका अंडरलाइंग पोटेंशियल स्विमिंग होगा, वो स्विमर हो सकता है। द हिडन टैलेंट फैक्टर। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मतलब कि आपको इंटरेस्ट मतलब कि प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, प्रेफरेंस फॉर लाइक, या आप ये बोल सकते हो, इंटरेस्ट रेफर्स टू दी इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपको कि अच्छा ये तो इसको तो इसमें हिस्ट्री में और साइकोलॉजी में अच्छा नॉलेज है, अच्छी चीज़ है, तो मतलब ये अच्छा करती है। अच्छा, और इसको साइंस और मतलब इसको क्या बोलूँ, मैथ्स और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये इसमें जा सकती है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो इसलिए हाँ,
तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रेफर्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। ठीक है, वॉट डू यू लव टू डू वर्सेज वॉट यू हैव टू डू, मतलब कि क्या आप करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या कौन से सब्जेक्ट्स को आप प्यार करते हो, जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या आप, अब ये इंटरेस्ट मतलब क्या आप प्यार, जिससे आप प्यार करो। तो आई थिंक सो आप लोगों को इंटरेस्ट भी समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। पर्सनालिटी भी जाए, पर्सनालिटी देखें तो पर्सनालिटी मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी रिलेटिव एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक यू यू, मतलब आपको लोगों से कौन डिफरेंस बनाता है, आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मतलब क्या वो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वो आपको आप बनाती है। ठीक है, योर यूनिक फिंगर टिप टू बिहेवियर, योर यूनिक फिंगर प्रिंट ऑफ बिहेवियर, जो आप बिहेव करते हो वो आपकी पर्सनालिटी पे को डिपेक्ट करती है, बताती है, और वो आपका यूनिक फीचर है, क्योंकि ऐसा फीचर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, तो दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वैल्यूज जो हम मानते हैं, एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट आइडल मोड्स ऑफ बिहेवियर। योर मोरल कंपस, आपके मम्मी पापा आपको क्या वैल्यूज देते हैं, आप में क्या वैल्यूज है, वो वैल्यूज होती है। तो वैल्यूज मीन्स एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट आइडल मोड्स ऑफ बिहेवियर, योर मोरल कैंपस। ठीक है, फिर आता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कैसे मेथड्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिव्यू। साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड, देखो, an objective and standardized measure of an individual's mental or behavioral characteristics। हम उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की मेंटल, कैसे वो सोच रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, उन सब का टेस्ट लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इंटरव्यू मतलब ऑन टू वन, फेस टू फेस। Interview, that a method that involves seeking information from a person on a one-to-one basis. Case study मतलब in-depth study. तो in-depth study of an individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history, and the context of his or her physical environment. ठीक है, ये क्या लिखा है, आई थिंक सो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है, इन डेप्थ स्टडी, आप उस चीज की इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो। तो एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ an in-depth study of an individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history, and context for his or her psychological and physical environment। इसको हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी। देखो, ये डेफिनेशंस ऐसी हैं, अगर आप इस डेफिनेशंस को लिख के आ जाओगे ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता आपके मार्क्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, ऑब्जर्वेशन अ मेथड दैट इन्वॉल्व्स, observation is the method that involves systematic organization systematic, organized and object procedures to record behavioral phenomena occurring naturally, जो naturally in real time, जो behavior उस समय पे, उस situation पे आ रहा है और हम उसको ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन दैट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्या था, सिस्टमैटिक और हाँ
systematic, organized, and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. सेल्फ रिपोर्ट मतलब आप खुद की एक रिपोर्ट बना रहे हो, टू डू लिस्ट जैसे बोल लो कि हाँ आज मुझे ये करना था तो आज वो मैंने कर लिया, अच्छा आज मुझे साइकिलिंग करनी थी 1 घंटा, हाँ ठीक है मैंने कर लिया, आज मुझे 1 घंटा वॉक करनी थी, अच्छा मैंने कर लिया, आज मुझे ये टॉपिक कवर करना था, अच्छा मैंने कर लिया, ठीक है। तो वो सब, तो सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है? सेल्फ रिपोर्ट ये होता है अ मेथड इन विच अ पर्सन is providing factual information on his or her self or opinions or beliefs etc. ठीक है, so this is self report. अब अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? इंटेलिजेंस रेफर्स टू द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use resources effectively when forced with challenges. अब ये दूसरे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, ठीक है। डेफिनेशन: इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो ये डेफिनेशन आए कि इंटेलिजेंस एक की है, इंटेलिजेंस इज अ की टू इंटेलिजेंस इज अ की टू कंस्ट्रक्ट, इंटेलिजेंस इज अ की टू कंस्ट्रक्ट यूज्ड अंडरटेकन, ये क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं, चलो। डेफिनेशन: इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स differ from each other, ये differ from one another. Adaptation: it provides an understanding on how people adapt their behavior and where they means environment in they live. क्या लिखा? According to the behavior. Okay, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है clearly. Okay, adaptation: it provides an understanding of how people adapt their behavior according to the environment they live in. कैसे वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है वो बताओ। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, देखो, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परसीविंग, फिर उसके बाद क्या था? लर्निंग, फिर learning, ability to perceive, learning, understand and knowing, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। एल्फ्रेड बिनेट ने एक डेफिनेशन दी, द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। एल्फ्रेड बिनेट ने क्या दी? एल्फ्रेड बिनेट्स डेफिनेशन क्या थी? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू जज वेल। एल्फ्रेड बिनेट ने क्या डेफिनेशन दी? एल्फ्रेड बिनेट ने ये डेफिनेशन दी, द एबिलिटी टू, एल्फ्रेड बिनेट ने ये डेफिनेशन दी, द एबिलिटी टू, देखो एल्फ्रेड बिनेट ने ये डेफिनेशन दी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल, सॉरी जज पहले, द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये एल्फ्रेड बिनेट की डेफिनेशन है। अब विचलर्स ने क्या डेफिनेशन दी? विचलर्स ने ये बोला कि उसने भी यही बोला, उसने जैसे हम पहले डेफिनेशन पढ़ता है बस लिटिल बिट सेम ही है उससे। द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी, देखो, द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, act purposefully and deal effectively with his or her environment. लिटिल बिट सेम है जो हमने पहले डेफिनेशन से पढ़ी थी, ठीक है। तो जो चीज़ ये बुलेट पॉइंट्स में है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंटेलिजेंस थ्योरी। ओ माय गॉड, चलो ये मैं आपके लिए फ्लो चार्ट लाई हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट थ्योरी, इसको मैं छोटा कर दूँ, छोटा 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 छोटा, इससे आ जाए, बड़ा नहीं होगा क्या? हो जाए। इंटेलिजेंस थ्योरी छोटा कर दो, ठीक है। इंटेलिजेंस थ्योरी में हमने पहले एल्फ्रेड बिनेट देखा, ये हम ये एक माइंड मैप की तरह है कि आप इसको अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है, इससे दिमाग में घुसा लो।
एल्फ्रेड बिनेट फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर मेंटल एज। मेंटल एज के मतलब मेंटल एज जिसने पहले टेस्ट की थी वो थे एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट ने डेफिनेशन भी दी थी इंटेलिजेंस की, अगर आपको याद हो, कि द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये एल्फ्रेड बिनेट ने दी थी, याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, तो ये याद रखना इंटेलिजेंस थ्योरी भी। एल्फ्रेड बिनेट ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया था फॉर मेंटल एज। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर मेंटल एज इज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट। यूनिवर्सल सेट ऑफ एबिलिटीज मेंटल एज एमए कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, फिर हम आते हैं चार्ल्स पियर्समैन में। चार्ल्स पियरमैन ने जी फैक्टर दिया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था। उसने दो फैक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करा था, लेवल 1 लेवल 2। तो जिसमें जी फैक्टर जनरल मेंटल एबिलिटी अक्रॉस ऑल टास्क, जी फैक्टर बोलता था कि जनरल मेंटल एबिलिटी ऑफ ऑल टास्क। एस फैक्टर स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ कुछ स्किल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, कुछ कुछ स्किल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। और जी फैक्टर जनरल मेंटल एबिलिटी, जो भी जनरल मेंटल एबिलिटी अक्रॉस ऑल टास्क। ये स्पेसिफिक टास्क एस फैक्टर और जी फैक्टर ऑल टास्क, जनरल मेंटल एबिलिटी। इंटेलिजेंस एज अ मेजरेबल सिंगल इंडेक्स, जो इंटेलिजेंस है इज एज अ मेजरेबल सिंगल इंडेक्स, एक सिंगल इंडेक्स है। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं, ये आया, ठीक है, ओके, पहले ये, फिर हम ये पढ़ते हैं हार्वर्ड। इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है, देख रहा है अब आपको, आई थिंक सो। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस थी। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस दी थी। पहली थी लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पैटियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल एक्सेट्रा। एबिलिटीज टू इंटरैक्ट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्यों दी थी? क्योंकि टू इंटरैक्ट एंड सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड को फेस करो और उसके जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है आप उसको सॉल्व करो, सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अपोजेस इंटेलिजेंस एज अ सिंगल यूनिट एंटिटी। सिंगल एंटिटी मीन्स ये अपोज करता है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती। इट्स नॉट अ सिंगल एंटिटी, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ये देखो मैंने हमने एल्फ्रेड बिनेट पढ़ा, फिर हमने स्पियर्समैन पढ़ा, फिर हमने हार्वर्ड गार्डनर पढ़ा, फिर ऑर्थर जेनसन ने ये दो दी, ये एरो देख सकते हो आप, ये देख लो। ठीक है, और एक ऐसे चार्ट हो गया। ठीक है, ये और ये, तो ये नीचे जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोल रहा है पास मॉडल, ये रहा, ठीक है, पास मॉडल ये रहा। हार्वर्ड गार्डनर, ये क्या बना दिया मैंने, रुक जाओ इसको हटाओ। ऑर्थर जेनसन, ये दो चीज़ों पे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो थ्योरियाँ उसकी, और ये पास मॉडल, ये जो है ना पास मॉडल भी है, ठीक है, और ये ऐसे पास मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है, और इसके बाद ये है, ठीक है, समझ में आया? तो एरोस मैंने इसलिए बना के रखे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, पढ़ सको अच्छे से। फिर आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिसने ट्रायर्क थ्योरी दी थी। 3 की इंटेलिजेंस बताए थे इसने, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्चुअल में एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल दिया था। फोकस ऑन डायनामिक इंटरैक्शंस, ये फोकस करता था ऑन डायनामिक इंटरैक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स। ये अडैप्ट, शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट, ये ही अडैप्ट, शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट करता था। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे जो हार्वर्ड उसने दिया था, तो किसने दिया था? जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का। ये आपको बस उसके बारे में मैंने थोड़ा फ्लोचार्ट बनाया कि आप एक बार देख लो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड स्मार्ट, यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, हाई इन पोर्ट्स राइटर्स।
ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसको आती है। लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब वो मैथमेटिकल में बहुत अच्छा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स, थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। फिर नंबर रिस्टोनिंग स्मार्ट, ठीक है। फिर स्पैटियल इंटेलिजेंस अगर बोले, पिक्चर स्मार्ट मतलब वो विजुअलाइज करता है, एंड मेंटल इमेजेस जो भी आप बोलोगे वो आपको वो विजुअलाइज करेगा, उसको बोलते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंस। या तो वो आर्किटेक्ट हो सकता है या आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट विजुअल करके ड्राइंग बनाते हैं ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसको म्यूजिक में शौक, म्यूजिक में जाना हो, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट, प्रोसीजर अप्रिशिएट, रिदम आती हो, पिच आती हो उसको अच्छे से, कॉम्पोजर्स परफॉर्मर्स। पिच मतलब वो क्रिकेट वाली पिच नहीं, पिच वॉइस, रिदम अच्छी होनी चाहिए, जो वो अगर वो गिटार बजा रहा है जो भी कर रहा है तो उसको, ठीक है। फिर कॉम्पोजर्स परफॉर्मर्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब पीपल जो स्मार्ट होते हैं, यूज बॉडी, स्किलफुल, फीलिंग मोटिव्स। काउंसलर्स और लीडर्स, जो काउंसलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इन बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, स्किलफुल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर, और सारी चीज़ें होती है। 2 बार लिखा है बॉडीली काइनेस्थेटिक, ओके तो गलत कर दिया ना, ओके। सो यही देख लो, डांसर्स अगर, हाँ बॉडीली काइनेस्थेटिक 2 बार आ गया, सॉरी गलत हो गया। फिर आता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, देखो एक इंटेलिजेंस लिखना भूल गई आई थिंक सो मैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आता है। तो इंटरपर्सनल में इंटेलिजेंस में ये डिफरेंस है कि पीपल स्मार्ट होता है, अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड मोटिव्स मतलब अदर जो दूसरा फील कर रहा होता है, जो उसका मेन मोटिव होता है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें भी काउंसलर्स और लीडर्स ही आते हैं ज़्यादातर। और अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल की, तो इंट्रापर्सनल क्या होता है, देखो इंटरपर्सनल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सब, नहीं ये इंट्रापर्सनल लिखा है यार इन्होंने। देखो इंट्रापर्सनल ये होता है कि पीपल स्मार्ट है, अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड मोटिव्स, ये इंट्रापर्सनल है, ये इंटरपर्सनल नहीं। इंटरपर्सनल वो होता है कि एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सबटाइल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, सबटाइल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर वो समझे, तो वो इंटरपर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल मतलब कि वो दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के मोटिव्स को समझे, वो इंटरपर्सनल होता है, सॉरी इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में नेचर स्मार्ट मतलब नेचर से जुड़ा हुआ, आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट। याद है हमने हिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में, जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स को पढ़ते हैं, जो एनिमल्स की डेड बॉडी, नहीं एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जू आर्कोलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट, नहीं सॉरी गलत हो गया, माफ करो गलत हो गया, पता नहीं किस में कनेक्ट कर दिया मैंने, सॉरी ठीक है, इतना समझ में आ गया आई थिंक सो। अब क्या इसमें नीचे कुछ लिखा है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, जो अपोज कर रहे थे ना ये गार्डनर साहब, तो इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मल्टीपल टाइप्स एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट। ये जो इंटेलिजेंस है ना ये सिंगल एंटिटी नहीं है, मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटिटी एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट भी होता है, तो ये सिंगल एंटिटी नहीं है। ओके अब क्या आ गया स्टेनबर्ग ट्रायर थ्योरी, जो हमने देखा था, उसने कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस किया था। कॉम्पोनेंट इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या था, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस मतलब क्रिटिकल, और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना, ये लिखा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस यूजिंग पास्ट
past experiences to solve the problems, मतलब critical. और contextual intelligence मतलब कि क्या होता है, क्या होता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बताए थे ना, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डील विद द इन्वायरमेंट ऑन अ डेली बेसिस, स्ट्रीट स्मार्टनेस. प्राइवेट प्राइवेट ये प्राइवेट कहाँ से, ओह सॉरी दिमाग घूम गया मेरा, क्या बोला मैंने. कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस जो था वो क्या था, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस जो था प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बोलना था, क्या निकल गया पता नहीं. एबिलिटी टू डील विद इन्वायरमेंट डिमांड्स की, एबिलिटी टू डील विद द इन्वायरमेंट डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन द डेली बेसिस, जो भी डेली बेसिस पे एनवायरमेंट्स के डिमांड्स होते हैं प्रैक्टिकल, वो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको. जी हाँ, प्रैक्टिकल एनालिसिस. पास मॉडल एंड असेसमेंट. पास मॉडल डेवलप्ड बाय जेपी दास, जैक नागलिरी एंड केरी बाय. ठीक है, इन तीनों ने पास मॉडल को डेवलप किया था. कौन है, जेपी दास, जैक नागलिरी एंड केरबाय. इट इन्वॉल्व्स 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन. ठीक है, 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन है, अराउजल, अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग. 3 अराउजल अटेंशन एक होता है, कोडिंग और प्रोसेसिंग एक, और प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग भी करते. तो अराउजल अटेंशन मतलब बेसिक टू एनी बिहेवियर, हेल्प्स इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई को अटेंड कर रहा हूँ. टाइप्स ऑफ टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, इंडिविजुअल और ग्रुप. द नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड, वर्बल और प्रेफरेंस. देखो इसको देखो, ये रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, आरपीएम. ये एक फेमस नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल टेस्ट है, फेमस नॉन वर्बल टेस्ट है. इसको याद रखना, आरपीएम मतलब रैवेंस प्रोसेस मैट्रिक्स, याद रखना, एग्जाम में आता है ये. कोहेस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अ परफॉर्मेंस टेस्ट where this performance test where the subject is asked to arrange blocks to produce a given design. मतलब जैसे बुक में अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया वो, ये रहा. ये अगर आप देखोगे आपकी बुक में भी होगा ऐसा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. तो आपको ये देखकर इसमें डिज़ाइंस बनने होंगे. जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये कहाँ से खुल गया, 2 4 6 10, इसके आगे क्या 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 आएगा, तो आप इसको पैटर्न बनाओगे. तो फिर आप बोलोगे क्या आएगा, 10 क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 2 का टेबल से 2 2 1 2 4 2 6 2 8 2 10 2 6 12 2 6 12 2 7 14. ठीक है, तो आप फिर उसको ये आंसर दे दिया, मतलब आपने एक पैटर्न बना दिया. ठीक है, अंडरस्टैंड. ये होता है, क्या होता है, ये कोहेस ब्लॉक डिजाइन है कि परफॉर्मेंस टेस्ट है वेयर द सब्जेक्ट, जहाँ सब्जेक्ट को पूछा है, पर्सन को आस्क किया है टू अरेंज द ब्लॉक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन डिजाइन. एक डिजाइन को अच्छे से बनाओ, कौन सा ब्लॉक आएगा इसमें ये बताओ. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड मिसयूजेस. टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है और अगर उसके मिसयूज कर दिया तो. देखो, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो हम अभी पढ़ के आए, दैट इज इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, कल्चरल फेयर टेस्ट और कल्चरल बायस टेस्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड मिसयूज में इंटेलिजेंस टेस्ट, देखो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर. इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है एडमायर्ड टू 1 पर्सन एट अ टाइम. इंडिविजुअल टेस्ट, हम एक पर्सन का अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं. जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए गए या यूनिट टेस्ट के लिए गए, तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट हो रहा है. ऐसा नहीं ना एक पेपर दे दिया और सबको बोला चलो साथ में डिस्कस करो, ऐसा तो नहीं बोला ना. उसमें बोला एक ये पेपर, ये तुम्हारा 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 पेपर, ऐसे दिया. तो मतलब इंडिविजुअल टेस्ट है. तो इंडिविजुअल टेस्ट एडमायर टू 1 पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन एक बार एट अ टाइम. ठीक है,
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। इससे क्या बनेगा, अब जब आपने एग्ज़ाम दिया तो क्या मैम, जब आपने सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए तो मैम रिपोर्ट्स बना के देखती है कि हाँ ये बच्चा, देखती है अच्छा ये बच्चे थोड़े इसमें वीक है आई थिंक सो। फिर वो जैसे बोलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड, तो वो रिपोर्ट कार्ड जाता है, फिर वो आता है, मम्मी अगर वो अच्छे मार्क्स आए तो मम्मी शाबाशी देती है, पार्टी देती है, गंदे मार्क्स आए तो धन धन धन, वैसे धन धुनाई नहीं होती, समझाते हैं कि बेटा तुम कर सकते थे, ठीक है। और अभी करना है, क्लास 12th है, क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं सबको, टॉपर स्क्वाड पीपल को। जो मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रही हूँ ना, कर लो। जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। तुम लोग ना कि MCQs नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रही हो, डाउट तक नहीं लिख रहा है। डाउट नहीं है क्या किसी को? ठीक है। ग्रुप टेस्ट, ठीक है। सेंसिटिव टू सब्जेक्ट्स फीलिंग अलाउज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। ये डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन में मदद करता है, क्योंकि एक पर्सन एट अ टाइम है ना, तो इसलिए डिटेल्ड चीज हम ला सकते हैं। अब ग्रुप टेस्ट में एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली। हर एक पर्सन, जैसे एक बोर्ड में मैंने एक चीज़ लिख दी, या मैंने एक बोर्ड में कुछ लिख दिया और लोग, मैंने बोला इस पर डिस्कशन करो, इस पर डिबेट एंड डिस्कशन करो, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ग्रुप बना लेते हो, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो फिर उससे डिस्कशन होता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप टेस्ट हो रहा है, तो एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली। लेस अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद सब्जेक्ट्स, कम उसमें इंडिविजुअल टेस्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फेमिलियर विद दी सब्जेक्ट्स, बट इसमें कम, क्योंकि ऐसा मतलब कोई ज़्यादा बोल देता है और कोई ऐसा चुपचाप बैठा हुआ बच्चा बोल ही नहीं पाता है, ठीक है। Less opportunity to familiar with subjects. Seek written answers in multiple choice format. ठीक है। फिर आता है, इसके नीचे नहीं है ना, हाँ, फिर आता है नेचर आइटम्स यूज्ड। वर्बल टेस्ट देखो, वर्बल टेस्ट ओरली और रिटन फॉर्म दोनों में होता है। रिक्वायर्स वर्बल रिस्पॉन्सेज ओरली और इन रिटन फॉर्म। टू अब ऑब्वियसली जब आप वर्बल टेस्ट दोगे तो कोई लिटरेट पीपल ही तो देगा ना उस टेस्ट को। इलिटरेट पीपल तो नहीं दे सकता भाई, क्योंकि वो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा ही नहीं है ना उसने, अनपढ़ है तो वो नहीं दे सकता टेस्ट, एजुकेटेड ही नहीं है वो, टेस्ट नहीं दे सकता, इलिटरेट है। तो इसलिए इसमें ओनली टू लिटरेट पीपल ही टेस्ट एग्जाम्स दे सकते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में इलिटरेट भी दे सकते हैं, पर यूजेस इसमें पिक्चर्स यूज करते हैं, तो पिक्चर को देखकर वो एनालाइज कर सकते हैं अगर हो तो। यूजेस पिक्चर्स और इलिटरेट्स एज टेस्ट आइटम्स। डज नॉट रिक्वायर रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग रिक्वायर नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले ही पढ़ाया था, रावन्स प्रोसेसिव मैट्रिक्स RPM, याद रखना, 2 बार आ चुका है, याद रखना चुपचाप। परफॉर्मेंस टेस्ट में require subject to manipulate objects and material. Written language not necessary. ये जो नॉइज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट देखा था ना, कि जिसमें मैंने आपको बताया था 2 4 6 8 10, उसके आगे 12 14 और जो 2 का टेबल चल रहा था, तो आपने उसका पैटर्न को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो वही नॉइज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, ठीक है। फिर कल्चरल फेयरनेस में कल्चरल फेयर टेस्ट, डिजाइन टू बी, देखो डिजाइन टू बी कल्चरली अप्रोप्रिएट, जो डिजाइन टू बी कल्चरली, पहले खुद अप्रोप्रिएट हो, तो डिजाइन टू बी कल्चरली अप्रोप्रिएट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्पेसिफिक कल्चर्स के उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अटेम्प्ट्स टू बी फ्री ऑफ बायस, मतलब बायस इतना नहीं होता ये, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू बी फ्री ऑफ बायस। कल्चरल बायस समझ में आ गया, बायस है ये, फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, बायसनेस है इसमें। फेवर्स वन कल्चर ओवर अनदर, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। फेवर्स वन कल्चर ओवर अदर, एग्जाम्पल अर्बन एंड मिडिल क्लास। आइटम्स में नॉट रिस्पेक्ट कल्चरल पर्सपेक्टिव, जैसे एग्जाम्पल एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। एपेटाइट मूवमेंट। फिर सम मिसयूज ऑफ इंटेलेक्चुअल टेस्ट, कुछ मिसयूज होते हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल टेस्ट। may attach a stigma to children, example poor performance। अगर पुअर परफॉर्मेंस हो बच्चे की, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई मेरा तो
इतना गंदा परसेंट आया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत भी की पर भी इतना गंदा परसेंटेज आया। तो वो उसको क्या होता है, दर्द, वो मेहनत करने के बावजूद इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो एंजाइटी हो जाएगी उसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। इनवाइट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस, जैसे आपके पेरेंट्स, जब आपके गंदे मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि शर्मा जी के बच्चे को देखो, ये तो भाई उसने तो 99% ले आया, और भाई बच्ची को देखो, हाँ, और तो 5 बजे उठकर साइकिल चलाने, फिर वॉक करने जाती है, फिर पढ़ती है नहा धोकर, फिर अच्छे से पढ़ती है, पर जब जब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के फिर उठती है, हमारी बच्ची को देखो, नालायक बच्ची, कितने गंदे परसेंटेज लाई है। तो टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब ऐसा हमें बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस होती है कि उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और हमें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। टेस्ट बायस इज फेवर ऑफ अपर क्लास पॉपुलेशन, अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो मैं बस आप यही बोलूँगी कि आप लोग अपने आप की सुनो, ठीक है, जो आप चाहते हो। हाँ ठीक है, मम्मी पापा को ना, अगर आपको अभी कुछ बनना है, आगे जाके बनना, और मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे कि बेटा वो नहीं बनना, हमारी मर्जी का करो, हमारी मर्जी का, तो आप उनको प्रूफ करके दिखाओ, 12th में अच्छे परसेंटेज ला के दिखाओ, कि जिससे वो लोग मान जाए कि हाँ ये कर सकती है, हमारी बच्ची कर सकती है, ऐसे माने, ठीक है। तो प्रूफ करके दिखाओ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, कोई सक्सेसफुल नहीं मानेगा आपको। हाँ पता है कि लाइक होता है कि कुछ लोग पढ़ाई, मतलब कुछ लोग क्रिकेट में अच्छे होते हैं, पर पढ़ाई भी ज़रूरी है ना, ठीक है। तो प्लीज़, ओके, सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये लास्ट है शायद, आई थिंक सो, यस दिस इज अ लास्ट एंड दिस इज प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, देखो मैं क्या बोल रही हूँ सुन लो, आप लोग सिर्फ अपने मन की सुनो, ठीक है। आपके पेरेंट्स अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ अच्छी काम की चीज़ बोल रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। वो गलत नहीं बोल रहे कि आप 5, उनके व्यू पॉइंट से ये होगा कि उन सक्सेसफुल जब बच्चा बनता है जब 5 बजे उठे, उनका व्यू पॉइंट ये होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अपने मन की सुनो, आप अपने मन की सुनो, आपको जो करना है आप करो, बस प्रूफ करके दिखाओ अपने आप को, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ कि हम ये कर सकते हैं, तभी मम्मी पापा को विश्वास होगा ना कि हमारी बच्ची कर सकती, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, पायोनियरिंग अटेम्प्ट्स, SM मोशन हिंदी टेस्ट, पहले SM मोशन ने हिंदी टेस्ट, CH राइस ने उर्दू पंजाबी टेस्ट, और PC महालानोबिस ने बंगाल टेस्ट। ये PC महालानोबिस हमने कहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने PC महालानोबिस, ओके ठीक है। तो ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो बिनेट की थ्योरी थी, इसको ना SM मोशन ने इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश, नहीं, SM मोशन ने 1930s में इसको कंस्ट्रक्टिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी, मतलब एक हिंदी में इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ठीक है। और CH राइस ने, देखो अब ये CH राइस और ये PC महालानोबिस ने क्या किया, CH राइस है और PC महालानोबिस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बिनेट की डेफिनेशन थी ना ऑन इंटेलिजेंस, इन्होंने उनको उर्दू, और CH राइस ने उर्दू और पंजाबी में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, टेस्ट करने का ट्राई किया, और PC महालानोबिस में बंगाली में, ठीक है। तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन NCERT एंड NLEPT हैंडबुक्स बनाए। तो NCERT का फुल फॉर्म यू नो दैट, नेशनल कॉन्सेस, क्या बोला मैंने, सॉरी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT जो हमें अभी पढ़े, ये देखो NCERT ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो NCERT मतलब नेशनल, देखो NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT। और NLEPT किसको क्या बोलते हैं, NLPT को
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, समझ आया। इमोशनल इंटेलिजेंस परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले परसीव कर रहे हो इमोशंस को, फिर यूज कर रहे हो उस इमोशंस को, फिर अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, फिर मैनेज कर रहे हो उन इमोशंस को। फिर सैलोवेरी एंड मेयर मॉडल, ये सैलोवेरी और मेयर मॉडल था। फिर स्पेशल एट्रीब्यूट्स एंड एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज, स्पेशल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया था, एप्टीट्यूड रेफर्स टू द पर्सन्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। ठीक है, और स्पेशल एबिलिटीज मतलब स्पेसिफिक स्किल्स, जो म्यूजिकल में, मैकेनिकल में स्पेसिफिक स्किल्स। और एप्टीट्यूड नेचुरल कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया। एप्टीट्यूड प्रेडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो एप्टीट्यूड होता है वो ज़्यादातर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस। सॉरी। अब क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस में रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए। Positive correlation, however, threshold hypothesis termed high IQ not necessarily creative। ऐसा नहीं होता कि अगर पर्सन का हाई IQ है तो पर्सन क्रिएटिव है, नहीं, नो। इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, IQ और EQ में अगर आपको IQ और EQ में यू वांट टू डिफरेंशिएट, सो EQ मतलब लाइफ सक्सेसफुल, अगर EQ लाइफ सक्सेसफुल, IQ मतलब सब्जेक्टिव। ठीक है, EQ मतलब लाइफ सक्सेसफुल है अगर आपकी EQ अच्छी है। IQ अच्छी तो सब्जेक्ट है, IQ अच्छा है तो मतलब क्रिएटिव नहीं हो आप, मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप क्रिएटिव ही हो, कुछ और भी हो सकते हो। इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग, और जैसे मैंने बताया क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है, MP बोर्ड स्पेशल है। एट्रीब्यूट्स मीन चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, टोटल मार्क्स 20। सेक्शन A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज 5 into 1 mark, मीन्स 5 मार्क्स। पहला है हु कंडक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस इन हिंदी, अभी पढ़ के आए हम, राइट, SM मोहसिन है वो। ठीक है, SM मोहसिन ही था। The concept of buddhi in the Indian tradition is dash in scope than the Western nation of intelligence। बुद्धि का मतलब क्या होता है? Narrower, more pervasive, similar या less emotional। बुद्धि का मतलब क्या होता है? What do you mean by बुद्धि? अगर नहीं, शायद मैंने आपको नहीं पढ़ा। हाँ, देखो, बुद्धि मतलब क्या होता है? बुद्धि इस मतलब जी JP दास ने बनाया है बुद्धि। तो बुद्धि में संस्कृत वर्ड बुद्धि विच इज ऑफन यूज, देखो संस्कृत वर्ड बुद्धि विच इज ऑफन यूज फॉर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, वो इज फार मोर परसेसिव, तो इसका आंसर है B, मोर परवेसिव इज स्कोप देन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बुद्धि कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव है, मतलब बुद्धि कॉग्निटिव मतलब नॉलेज और इनकॉग्निटिव मतलब पोटेंशियल, डिजायर और थॉट। ठीक है, ये वेस्टर्न अगर देखो तो वेस्टर्न में कॉग्निटिव है, और अगर इधर देखो तो बुद्धि कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव दोनों है, तो इसमें मोर परवेसिव आएगा, जैसे B। According to the past model, planning, attention, arousal and dash are functional units of the brain। क्या पास्ट मॉडल के हिसाब से प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल और क्या था A, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग यही था ना, चेक करते एक बार। हाँ, क्या था? पास्ट मॉडल ये रहा, पास्ट मॉडल कहाँ गया? अच्छा, इसमें नहीं था ना, आगे देखा था हमने शायद पास्ट मॉडल।
ये था। हाँ, ये बताया तो जेपी दास ने बुद्धि बनाई थी, और पास मॉडल में इट इन्वॉल्व्स थ्री, देखो, थ्री फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज कोडिंग, प्रोसेसिंग, प्लानिंग। सही बोला आपने। क्या बोला अपन ने बोला simultaneous successive processing, that is A is good, right. Terman's study in the 1920s found that persons with high IQ were नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। बी, जो हमने अभी पढ़ा, अभी फ्लो चार्ट देख के आए ना उसका। द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड emotional intelligence, aptitude, interest, emotional intelligence, the ability to monitor one's own and others emotion, मतलब the ability to monitor one's own and others emotion, to discriminate among them, अच्छा discriminate करना है, and to use information to guide one's, अच्छा उस information को use करना to guide thinking and action is called, I think so it's called an emotional intelligence. नहीं, creativity तो नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे emotional intelligence. Okay, so section B, fill in the blanks, 5 into 1, इसमें भी dash is an individual natural capacity to acquire proficiency in specifying area with training. तो dash is an individual's natural capacity to acquire proficiency in specific area. प्रोफिशिएंसी कर रहे हो विथ ट्रेनिंग, तो दैट इज इंडिविजुअल नेचुरल कैपेसिटी, ट्रेनिंग याद करो, एप्टीट्यूड अंडर, टेस्ट दैट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अंडर अगेंस्ट स्पेसिफिक कल्चर्स आर कॉल्ड कल्चरल फेयर टेस्ट, है ना, वही था. The full form of NLEPT at the NCERT is the National Library of क्या? National Library of Educational and Psychological Tests. The relationship between creativity and intelligence is generally found to be, जो relationship है between creativity and intelligence is generally found to be dash. अब देखो, बहुत सारे बता दिए, अब दो खुद बताओगे. Dash thinking is essential for creative involving producing a variety of ideas. देखो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने बता दिया है. अब आप लोगों की बारी है कि आप नीचे कमेंट करो. आप कमेंट कर ही नहीं रहे हो. यार फोकस, अगर आप अभी से भी पढ़ना चालू करोगे ना, वो 500 आउट ऑफ 500 दूर नहीं है, पास में हम कर सकते हैं. एंड वी विल बी द रैंकर्स ऑफ दिस year 2026-27. If you are ready to do with me, to do studies with me daily, just write in the comment section, yes, we are ready. I am ready. The question the question that I ask from you is that you are ready to give your 100% for studies. Okay, so section C and D, short and long answers. Briefly define the pioneers' attempts of intelligence testing. Explain the key characteristics of emotionally intelligent persons. Define aptitude and give examples of independent aptitude tests. इसमें कोई भी दो अटेम्प्ट कर लेना, अटेम्प्ट एनी टू. सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का है, और में है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो. Describes Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Explain any 4 types of intelligence proposed by him. कोई भी कर देना. Linguistic intelligence, spatial intelligence, kinesthetic, bodily kinesthetic, और क्या कर सकते हो, interpersonal, intrapersonal, natural intelligence, naturalistic intelligence. Explain the complex interplay of nature, heredity, and nature environment in individuals' intelligence, citing evidence from studies. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो. ठीक है, so thank you. This all is for today. We have ended the chapter 1 of psychology, variations of psychological attributes, that is completed. So
we have completed first chapter of psychology. Taliyan. Okay. So don't forget to like, share, subscribe my channel. Okay, and do this question answers. Please write in the comment section if you are ready to practice with me, to study with me. So bye bye guys. Love you all. Love you all. A big heart for you. Bye bye guys. Do this question answers, please. This is a very important MP board question answers I have taken out for you. So bye bye guys. Love you all. Bye bye. Bye bye. Do this and don't forget to like, share, subscribe my channel. Okay. Bye bye guys. Love you all. Bye bye.